नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी और बात करेंगे साहब इनके पड़ोस में क्या हो रहा है, इनके यहाँ क्या हो रहा है। ये माला भाई, ये राम जी का जो प्रकोप है ना, ये प्रकोप बहुत कष्ट दे रहा है। हम देख रहे हैं कि साहब पहले तो लालू यादव को कष्ट दे दिया और अब जो है कष्ट दे रहा है उनके पड़ोसी। पहले तो बिहार था, क्यों भाई अभिषेक जी? जी, जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। मैं बैरी सुग्रीव पियर हैं। हमारे पड़ोस के 3 राज्य भारी संकट से गुजर रहे हैं। एक बंगाल, एक अपना खुद का बिहार और एक संकट जो है झारखंड में आई है। और झारखंड की संकट के बारे में अपडेट करें कि अभी जब तक हम ये शो कर रहे हैं, अभी भी 11 एमएलए जेएमएम के खुद के लापता है। अब क्यों लापता है इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन कल बीजेपी के विधायकों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। अब जब बैठक बुला ली गई है तब तो लगता है कि कुछ प्रभु श्री राम का इशारा है, कहीं कुछ होने जा रहा है। अब देखना ये है कि बीजेपी के पास तो नंबर है नहीं, तो या तो कांग्रेस को टूटना बीजेपी के पड़े। पास तो 26 है, अभी तो 15 और चाहिए उनको तो। मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास तो नंबर है नहीं, तो या तो कांग्रेस टूटे या जेएमएम टूटे, तभी तो कुछ नंबर मिलेगा ना। तो स्थिति ये ज़रूर बन रही है। देखिए अब क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन फिलहाल सोरेन जी की मुश्किल मेरे मानने के हिसाब से बढ़ी हुई है इन और मुझे ये दुर्गा सोरेन इनके भाई हैं। जी, 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 जो अब नहीं रहे ना वो जी, उनके बड़े भाई थे। उनके उनकी अब पत्नी नहीं मान रही ना। सारा खेल तो किसकी? वही जरा दुर्गा थोड़ा-सा सोरेन। परिवार के बारे में बता देना, हम लोग जो है वो इतना डीपली अच्छा, नहीं जानते हैं थोड़ा। बहुत बड़ा तो परिवार है गुरुजी का ना। जी, जी, वैसे मैं गुरुजी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, देश की न्यायपालिका ने उनको बरी कर दिया है। लेकिन आज भी मैं भूला नहीं हूँ कि उनको फांसी की सज़ा मिली थी शिबू सोरेन को और किसी की हत्या के लिए मिली थी। शिबू सोरेन जो है वो शशिनाथ झा के हत्या के लिए दोषी लोअर कोर्ट के द्वारा पाए गए थे। फांसी की सज़ा हो गई थी, बाद में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम तो जानते ही हैं कि सरकार और क्या-क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। ख़ैर, अब तो वो कोर्ट तो का होता है। फैसला जो लोग कहते मान्य हैं कि है। साहब कि सरकार ने क्या किया राम मंदिर बनाने में, उनको हुँ। देख लेना चाहिए कि कैसे ज्ञानवापी मंदिर में पूजा आरंभ हो गई। 7 घंटे के अंदर जब समय दिया था 7 दिन का। और कैसे जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो बिना किसी के आदेश के वो पूजा बंद कर दी गई थी। इसलिए सरकार का तो भाई होता ही है। बिल्कुल, तो ख़ैर उसमें नहीं जाएँगे, अब तो कोर्ट का फैसला मान्य है मुझे। एनीवे टॉपिक पे आते हैं तो जो उनके बड़े बेटे हैं वो दुर्गा जो अब नहीं रहे और छोटे बेटे हेमंत सोरेन। लेकिन जो दुर्गा उनकी वाइफ़ का नाम है। तो उनको लगता है कल वो विधायक दल की बैठक वो 14 साल से विधायिका भी हैं। तो जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, उनकी वाइफ़ के लिए, तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि 14 साल से तो मैं हूँ, मुझे ये मंज़ूर नहीं है, बाकियों को कैसे मंज़ूर हो सकता है? लेकिन हेमंत सोरेन के पास इतना समय नहीं था कि विधायक दल की बैठक में लोगों को कन्विंस कन्विंस खेल सके। तो उन्होंने अपने करीबी को बिठा दिया, बोला चलो कोई बात नहीं, आप बन जाओ। एनीवे अब 3 बजे तक का समय माँगा गया था, मिले नहीं अभी बहुत सारे विधायक, तो खेल चल रहा है। अब मैं आपको सर बताऊँ इसमें जो 2 केस है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक जो साहेबगंज में 1250 करोड़ का अवैध खनन के मामले में जो 2022 का 17 नवंबर 2022 में ही पूछताछ भी हुई थी, उसमें ये ज़्यादा फँस रहे हैं। इसके अलावे एक सेना की तो आप एक भी इंच ज़मीन बेच नहीं सकते। कमाल देखिए इस देश के ईमानदार नेताओं ने, 4.55 एकड़ वो ज़मीन भी सौदे करा लिए गए, बेच दी गई। और फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं-नहीं हेमंत सोरेन जो है वो कंप्लीटली दूध के धुले हुए हैं। उनको तो फँसाया जा रहा है। हद तो कल हमने देख ही लिया कि ईडी के अधिकारियों पे एससी-एसटी एक्ट लगाने का प्रयास किया गया। लेकिन मुझे कुछ याद आया कि भाई एससी-एसटी एक्ट का इसका जब दुरुपयोग हुआ तो मुझे याद आया कि भाई
इस देश की केंद्र सरकार ने भी वो महान काम तो किया ही, भले वो तो दबाव किया में। था, वो तो किया था, दबाव तो था, लेकिन भाई उसको खाली जो उन्होंने तो उसको और सशक्त कर दिया वापस। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ भाई कि जितना उसको कोर्ट ने और हटाया था उतना ही रिस्टोर कर देते, तो भी जो है वो मान लेते, लेकिन उन्होंने तो उसको और सशक्त कर दिया ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए, हम तो और भी ज़्यादा दलितवादी हैं। एग्ज़ैक्टली वही और प्लान भी वही था इनका कि भाई हम अपना मजबूत वोट बैंक अब दलितों की तरफ शिफ्ट हो जाएँगे, वो ना छूटे। ख़ैर उसपे एक अलग ही एपिसोड करना पड़ेगा, कहाँ क्या-क्या हुआ और अब कैसे खुद एससी-एसटी एक्ट के जो अभी जो चेयरमैन हैं उस समिति के, उन्होंने कहा कि ये तो शेयर मिसयूज़ ऑफ पावर है। अरे भाई! मिसयूज़ ऑफ पावर तो हो रहा है लगातार। ख़ैर ईडी के अब अधिकारियों को अरेस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल था, क्योंकि जिस पुलिस थाने में एसपी हो, एसएसपी हो, जो लोग भी हैं, उनको भी तो अपनी राजनीति ये तो आप जानते हैं सर, उनको भी तो अपना रिटायरमेंट प्लान देखना है। तो लगता है कि हेमंत सोरेन ये भूल गए कि मालिक असली वो नहीं है और इसको लेकर के एक अलग केस अब बनेगा उन पे। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है कि अब अधिकारी और आयोग दोनों मिसयूज़ ऑफ लॉ के लिए उनको अलग लपेटेगा। तो कुछ लोग कह रहे थे कि शायद हेमंत सोरेन को कोर्ट बेल दे देगा, वो निकल जाएँगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ संजय सर, मेरे दृष्टिकोण में हेमंत सोरेन अब 2024 के चुनाव के बाद ही कुछ उनका होगा तो होगा। अभी तो गठबंधन जो है, वो कांग्रेस अकेले चलाए, जैसे चलाना है वैसे चलाए, लेकिन वो बाहर नहीं होंगे। जी। वो बाहर नहीं होंगे, लेकिन ये बताइए कि भाई अ, जब दावा पेश कर दिया गया गवर्नर के पास, तो अभी तक गवर्नर ने इनवाइट क्यों नहीं किया चंपई सोरेन को? नहीं सर, चंपई सोरेन ने स्वयं टाइम कैंसल कराया, 3 बजे का ही टाइम दिया गया था। उससे पहले भी एक बार टाइम कैंसल कराया गया क्योंकि चंपई सोरेन के पास से अचानक विधायक उठ कर के गए और बस चले ही गए। अरे तो भाई अब वापस ओहो! आएँगे दावा उनको लेके जाना होगा ना सर, आप तो सब नियम कानून जानते हैं। अब नियम कानून में पेंच ये फँस रहा है कि जेएमएम के विधायक शायद दुर्गा जी के वजह से या फिर दुर्गा किसी जी का और ही के नाम सुन रहे हैं कि दुर्गा जी कह रही हैं कि मैं बनूँगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो बस दुर्गा बस वही तो बात है। दुर्गा जी को हो सकता है बीजेपी बनवा दे, कि हाँ भाई ठीक है, लो आप बन जाओ। अब वो बी अब देखिए वो वाला खेल तो बीजेपी जाने। लगातार मैं संपर्क में हूँ, ऐसा नहीं दुमका में मेरे कई मित्र रहते हैं। तो हाँ, दुमका में भी संपर्क में हूँ, रांची में क्या-क्या चल रहा है उससे भी संपर्क में हूँ। किंतु बड़ी परेशानी झारखंड के लिए ये है कि जितने परिवार के लोग इनकी महत्वाकांक्षाएँ देखिए, समय मिलने पे एक दूसरे के लिए औरंगजेब से कम सिद्ध नहीं होते। अनटिल अनलेस आप तेज प्रताप यादव जैसे निस्वार्थ आदमी हो। जैसे ही तेजस्वी भैया को बुलाया गया था, वैसे मेरे लिए हुँ, तो बहुत मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन बिहार हुँ, की लैंग्वेज में जो बात होती है इसलिए मेरे मुँह से निकला तेजस्वी भैया। जैसे ही तेजस्वी भैया को बुलाया गया, तेजू भैया ज़ोर से दौड़े। और बाकी राजद के कार्यकर्ताओं को शांत कराया। बोला देखो पुलिस लाठी चार्ज करा सकती है और नीतीश चाचा इसमें माहिर है। इस सर्दी हुँ। में हाथ-पैर टूटेगा तो जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हर बार पुरवैया के साथ दर्द करता है। तो वो सब समझ मतलब तेज प्रताप यादव समझा रहे थे। ये देख के मुझे लगा कि भाई कम से कम कुछ तो मैच्योर हो रहा है। अखिलेश यादव जी को सीखना चाहिए इससे। वो सीखते हुँ, नहीं है, उनकी एक बड़ी और प्रॉब्लम है यूपी वाले की। खैर हुँ। तो अब झारखंड में जो इस वक़्त खेल चल रहा है, वो कुल मिला के संजय सर ये है कि दुर्गा जी बनेंगी सीएम तो कुछ समर्थन करेंगे, वरना कुछ लोग नाराज़ बैठे हैं और मनाने वाला जेल में है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पे है कहानी। अब इसमें देखना है कि कल विधायक दल की बीजेपी की बैठक है। बाबूलाल मरांडी भी पहुँचे हुए हैं, तो अब ये है कि बीजेपी तो ख़ैर कुछ भी कर सकती है, किसी को भी आजकल सुपरस्टार बना देती है। मुनव्वर भी जीत जाता है, तो ख़ैर दुर्गा देवी जी बन जाएँ तो क्या है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिग बॉस को बीजेपी ने जिताया है, बिग बॉस में। मैं देखो, ये कह रहा हूँ एक कि बात आपको बताऊँ, मुनव्वर मैं क्या है कि मैंने इन्फिल्ट्रेट कर रखा है, हाँ, कई सारे ग्रुप्स में। तो ये तो प पूरा जो है वो मुस्लिम बिरादरी ने बना रखा था अपनी नाक का बिल्कुल। सवाल।
बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके लिए लोग हिंदुओं को ब्लेम कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हिंदुओं को ब्लेम करना चाहिए इसके नहीं, नहीं, मैं तो बिग बॉस देखता भी नहीं, लेकिन मेरी जानकारी लिए। में किसी भी हिंदू अ, ने हाँ, मेरी जानकारी में, अब क्या है कि लोग देखने वाले तो हैं ना, उनमें से सबका ये मानना था कि भाई मैं तो मुनव्वर को वोट करता नहीं। तो क्या ये भी एक, अब देखना पड़ेगा, ये जो रियलिटी शोज़ दिखाए जाते हैं, किसी को सुपरस्टार बनाया जाता है, क्या ये वास्तव में रियलिटी है या फिर चुन पहले लिया जाता है और जनता के मतों का कोई मतलब नहीं है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, उस पे नहीं आते, झारखंड पे मैं बात कर रहा था। तो अगर कल चमत्कार हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ, और जेएमएम 2/3 के साथ टूट जाए, और तब हुँ, दुर्गा जी के दावे मजबूत होंगे, और फिर बीजेपी के साथ जो होगा वो हो देखा जाएगा। लेकिन इसके भी राजनीतिक परिणाम होंगे 2024 में सर। ये बात बीजेपी ध्यान रखे। अगर बीजेपी अभी सरकार ऐसे बनाएगी, तो लालू यादव का कुनबा अलग बात है, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए एक सिंपैथी वेव जाएगा, और वो चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कानून जैसे काम कर रहा है करने दें। हुँ। हाँ, वैसे मैं हेमंत सोरेन के लिए जो आएगा, उसको हुँ, न्यूट्रलाइज़ करने के लिए तो बाबूलाल मरांडी को बनाया हुआ है इन्होंने अध्यक्ष। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो है, क्योंकि ये तो चर्च के हाथों में खेल रहा था हेमंत सोरेन। ये मैंने और आज, जी, सॉरी। हाँ, और वैसे तो जो जेएमएम का जो कोर वोट बैंक है, वो ना तो कभी घटता है, ना कभी बढ़ता है। आप भी जानते जी। हैं। और नहीं, शिबू सोरेन जी, चाहे उनको फांसी की सज़ा हो जाए और चाहे उनको मुसलमानों को मारने के आरोप में सज़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका जो कोर वोट है, वो तो वहीं का वहीं रहता है। उसमें जो है वो फ्लोटिंग वोट कभी-कभी जुड़ जाता है, तो वो फ्लोटिंग वोट तो इससे जुड़ता लगता नहीं, क्योंकि वो तो सारे बहुत दुखी थे। आपको पता हुँ, है कि क्या हाल बना रखा था झारखंड का। जी। तो ये जो आप सोच रहे हैं, और दुर्गा सोरेन को मान लीजिए आगे करके बना देते हैं सपोर्ट करके, तो क्या होगा? तब तो कहानी और होगी, तब तो फिर सिम्पैथी की बात ही नहीं है, तब तो फिर उन्हीं के परिवार की बात हो जाएगी। तो अब देखिए बड़ा पेच है अभी झारखंड को लेकर के। देखिए झारखंड जब टूटा बिहार से, तो ये जो झारखंड के जो नेता थे, जो सो कॉल्ड अपने आप को आदिवासी मानते थे, इनका एकमात्र लक्ष्य था जीवन का कि झारखंड को इतना लूटो, क्योंकि प्राकृतिक संपदा से तो भरपूर है ना, इतना प्राचुर है कि बिहार की सारी प्राकृतिक संपदा जो है वो झारखंड में ही थी। तो ऐसे में इनको लगा कि भाई समझ में ही नहीं आया एक सेकंड के लिए कि क्या कर लूटे, कोयला लूटे, बॉक्साइट लूटे, कुछ नहीं तो अच्छा चलो अबरख को भी बेचते हैं, अबरख के पहाड़ को बेचते हैं, खनन का शुरू हो गया। तो इन्हें समझ में ही नहीं आया कि मतलब होता है ना कि लूटे तो कैसे लूटे। तो आपको याद होगा कि यहाँ तो झारखंड में एक सीट वाला आदमी भी सीएम बन जाता है, ऐसा भी हुआ। मधु कोड़ा। अब अब नाम क्या लेना है, अब तो खैर। और शिबू सोरेन जो है कैश फॉर वोट में पकड़े गए सदन में, ये भी इतिहास है। तो हुँ। झारखंड करप्शन का प्रतिबिंब बन गया। ऐसे में जब भाजपा की सरकार आई थी पहली बार, तो बहुत सारी चीजें ट्रैक पे आनी शुरू हुई। लेकिन अब भाजपा का सीएम भी अपने आप को इतना ऊपर समझने लगा, जो किसी की कृपा दृष्टि से बना था, कि उन्होंने उल्टे सवर्णों को गाली देना शुरू कर दिया, जो कि झारखंड के वो सवर्ण जो कि बिहार से वहीं रह गए बंटवारे के बाद। बड़ा बीजेपी का वोट बैंक इस आदमी को समझ में नहीं आया, और तो और रघुवर दास ने ऐसे आदमी को बीजेपी से हटवा दिया जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए और जीत भी गया। तो ये सब भी देखना पड़ेगा। अच्छा, अ, आजसू के साथ इनका गठबंधन ठीक चल रहा था, पता नहीं किसने ज्ञान दिया कि तुम अकेले जीत सकते हो। वो दोनों वोट स्प्लिट हुए, जिस वजह से ये नतीजा आया। तो कुल मिलाकर के बीजेपी जो झारखंड यूनिट है, उसने ब्लंडर्स पे ब्लंडर किए, और अब स्थिति ये बन रही है कि इनको आना है सरकार में। तो अब सरकार में तो तब आएंगे जब जेएमएम टूटेगी।
आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं, अब आप राजनीतिक रूप से खेल देखिए क्या होता है। या फिर जो रामलला जी जब से आए हैं तब से लगातार कुछ न कुछ अद्भुत ही हो रहा है। आज देखिए हम लोग जब बात कर रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए ज्ञानवापी मंदिर में पूजा पाठ देख करके। तो आनंद का क्षण है, सब कुछ देखिए। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा, 2014 में तेलंगाना में जब मोदी जी रैली कर रहे थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक एक भ्रष्टाचारी को जेल भेज दूंगा। एक मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को जेल जाते हुए देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। क्योंकि जब आपको याद होगा, हुँ, जब पहली बार दुमका में श्री राम सेना की एंट्री हुई थी, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मिशनरीज थे। हुँ, जिस मास लेवल पे पिछले 4 साल में कन्वर्जन लगातार एकदम डीप पेनिट्रेट जिसको कहते हैं ना, अंदर तक घुस करके मिशनरीज कामयाब हो रहे हैं, वो बिना सरकारी संरक्षण के असंभव है। उनके अंदर ना डर है ना भय है। जबकि हमने छत्तीसगढ़ के सीएम का कल का बयान सुना, वो आइकॉनिक बयान है, जब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से मिशनरियों को पलायन करना होगा। तो अंतर तो दिखता है, वो भी वनवासी हैं, वन के निवासी। आप उनको, कुछ लोग आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहिए, कुछ भी कहिए, वो भी वही है। लेकिन उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हमको प्रताड़ित किया गया। कहा गया विष्णुदेव जी ने जितना समय व्यतीत किया है छत्तीसगढ़ में वनवासियों के बीच में, उनके साथ रह करके उनके कष्टों को समझा, वो समझ रहे हैं कि मिशनरीज क्या कर रहे हैं, कौन सा खेल चल रहा है। तो हेमंत सोरेन का जेल जाना संजय सर मिशनरीज के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसीलिए आप देखेंगे एकदम से पैसे, मुझे लगता है इस देश के लिबरल वामी कामी खैराती मीडिया के पास पहुंच गए हैं। और एक एक सुर में, जैसे होता है ना, एक सियार रोता है ना तो हुआ करके आवाज आती है, वो सारे सियार एक ही आवाज में रो रहे हैं कि बाप को जेल में डाला, बाप को जेल में डाला, बाप को मेरे जेल में डाला। अजब सा है। और डायलॉग क्या है, सैल्यूट है सॉरी, हेमंत सोरेन को सैल्यूट है, हिटलर के आगे नहीं झुके, फासिस्ट के आगे नहीं झुके, बेंड नहीं हुए, क्या आइडियोलॉजी है। अरे आपको पता भी है जेएमएम की आइडियोलॉजी क्या है, क्या नहीं रही है। कल इनके पिताश्री का बीजेपी के साथ क्या क्या चल रहा था बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद, पता नहीं है नीतीश कुमार के साथ क्या क्या डील चल रहा था कि आपको हम बिहार में कैसे सपोर्ट करेंगे और बदले में आप झारखंड तोड़वाने में मदद करो। वहां नहीं मिला तो लालू के पास खुद पहुंच गए, बोला छोड़िए कसमों की बात, हम आपको सपोर्ट करेंगे, जेल जाएंगे फिर भी, लेकिन चाईबासा केस में बचाएंगे। अरे तो किसको आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं? लगता इनको तो ये भी पता नहीं होगा ना कि चाईबासा के में भी कोई एक केस चल रहा था लालू प्रसाद यादव का। सारे चारा घोटाले के महत्वपूर्ण केसेस झारखंड में ही चल रहे थे। और आज कह रहे हैं कि सैल्यूट लालू यादव को, सैल्यूट राबड़ी देवी को, सैल्यूट हेमंत सोरेन को। सारे घोटालेबाजों को ये सैल्यूट कर रहे हैं। इससे पता चलता है ये कितने बड़े धूर्त, लंपट और पतित हैं। जी। जी। और बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आरजेडी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि इनको यह पता चल गया है कि अब जेल जाएंगे। लालू यादव तक गए तो ठीक है, नेता बच जाएगा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव जेल गए तो राजद की कमान किसके पास? मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, या फॉर्मल पॉलिटिक्स में रोहिणी एंट्री मारेगी? क्योंकि रोना मेरा है, धोना है। मेरा 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 वोट तेजू भाई को। आपका वोट तेजू भाई को है, लेकिन आरजेडी के मुख्य लोगों का वोट तेजू भाई को है। क्यों नहीं होना लेकिन चाहिए? वो तो मोर पंख लगा के और डांस कर सकता है। मीसा कर सकती तेजू, है क्या? रोहिणी मेरा कर सकती है मेरा क्या? मानना है कि राजद में अगर फिर भी वैचारिक रूप से कुछ ठीक ठाक, कुछ भी बचा कुचा जिसके अंदर है कुछ, तो वो तेज प्रताप यादव है। लेकिन तेज प्रताप यादव एक अच्छे नेता के गुण उनमें नहीं है। अब वो मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है। और देखिए क्या है दूसरी बात, तेज प्रताप यादव एग्रेसिव भाषा में बोल करके और भड़काएंगे ही वोटर को।
रोने-धोने का विशेष काम महिलाओं का होता है। सिम्पैथी तो वहीं से मिलेगी। और जिस प्रकार से ट्विटर पे रोहिणी बोल चुके हैं, अगर खरोच आई मेरे पिताजी को, हैं? हुँ। तो आप तो लगा कि हाँ, मतलब एकदम कोई फ़िल्मी डायलॉग में एकदम साउथ इंडियन एक्टर्स नहीं बोलते हैं। "ए हुँ। मचा, ए" तो उस प्रकार की जो बातें हैं, तो लगा कि कुछ है। इस वक़्त बिहार आरजेडी एक संकट में है और बहुत सीरियस है। मेरा ये मानना है कि तेज प्रताप यादव साइडलाइन किए जाएँगे, रोहिणी को जगह मिलेगी और तेजस्वी का जेल जाना 2024 के पहले मंगल योग उसके बन रहे हैं। हालाँकि उससे तेज़ी से कल 2 फरवरी है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिल्ली में भी बैठक का दौर है। एक और धूर्त लंपट है जो कह रहा है कल ही हमको टाँग के तो नहीं ले जाएगी। अगर टाँग के ले गई तो हम क्या नौटंकी कर पाएँगे, धरना दे पाएँगे? ईडी तो दफ्तर के बाहर अगर उसने तो तय कर रखा है कि वो जेल से चलाएगा सरकार। अब देखिए यही बात आप पोल खोल देते हैं, तय कर रखा है लेकिन अंतरात्मा जो है वो तो विपासना शिविर में बैठी है सर। आप तो जानते हैं, वो जब से विपासना शिविर से आया है उसका कहीं मन नहीं लग रहा है सर। आप जेल भेज रहे हैं, आपको भेजना है तो विपासना शिविर में भेज दो और साथ में जो राज्यसभा का शपथ लेने के समय इनकलाब जिंदाबाद का पढ़ी-लिखी सांसद। अरे ये क्या आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं। मतलब कार्टूनिस्ट भी कार्टून बनाने समय उसके हाथ काँपने लगेंगे। बोलेंगे भाई इसका क्या बनाना है? ये तो एकदम नेचुरली क्रिएटेड है, ये तो ओरिजिनल क्रिएचर है। इसका मैं क्रिएचर कहाँ से बनाऊँगा? बताइए राज्यसभा के सांसद का स्वाति मालीवाल को ये इन लोगों के लिए एक फ़िल्मी डायलॉग मैं यूज़ करता हूँ पता है ना सर? तू झूठी मैं मक्कार। हुँ। तो ये दोनों उसी रिश्ते में हैं। तो दोनों विपासना शिविर में जाने का सोच रहे होंगे लेकिन अब ऐसा लग रहा है ईडी के इरादे कुछ और हैं। और केजरीवाल को पहली बार सीरियसली डर लग रहा है। कल बैठक थी, उसमें बताया गया कि अगर ये हो जाता है, तो भाई मेरी पत्नी को बनाओगे ना तुम लोग? तो अभी तो आम आदमी पार्टी में भी ठीक-ठाक लड़ाई चल रही है, क्योंकि अरमान तो राघव चड्ढा के भी हैं कि ये निकले तो हम बैठे हैं। ये निकले तो हम मैनिपुलेट करें क्योंकि सारा डेटा सीए तो हम ही हैं। सारा डेटा और सब कुछ तो सबका मेरे पास ही है। और केजरीवाल को पता है ये तो परिणीति चोपड़ा का होल है, इसको बनाने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो पूरी आम आदमी पार्टी हाईजैक कर लेगा। तो इस वक्त बिहार में, बंगाल में, दिल्ली में एक हेमंत सोरेन के जाने के वजह से हड़कंप है। इसी वजह से आप देखिएगा वो जो ट्वीट है पुण्य प्रसून वाजपेयी वाला, ये तो पूरा विपक्ष ही खत्म करने पर तुले हुए हैं। दरअसल क्यों? अजीत अंजुम को नहीं देखा क्या? नहीं, अजीत अंजुम को कैसे नहीं देखेंगे? लेकिन देखिए अजीत अंजुम कुछ भी है तो धूर्तई में तो प्रशांत उसका जूनियर ही है। अजीत अंजुम जो है पुण्य प्रसून का जूनियर ही है। जो हाथ मलने की कला यहाँ है, वो हुँ। खैनी वाले एक्सप्रेशन में कहाँ से आएगा? देखिए एक अंतर है मूलभूत। लगता है ना कि बिहार से है तो खैनी मल रहा है अजीत अंजुम। लेकिन अगर हुँ। आप देखेंगे पुण्य प्रसून वाजपेयी को तो ऐसे हाथ घुमा के बोलता है जो। तो क्या अब बिहार की तरह झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन ईडी कराएगी, तो क्या दिल्ली में भी जो केजरीवाल इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे 7 विधायकों से संपर्क किया गया है, इस धूर्त को पहले कोई बताए कि 7 विधायक तोड़ के दिल्ली में बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी? हुँ। ये जो मैं ये कह रहा हूं ठीक है, खैरातियों तक पैसा पहुंचा है संजय सर, लेकिन इन पैसों से ऊट-पटांग खबरें कुछ भी चलाए जा रहे हैं, वो असल धूर्तता है। अब मैं देख रहा हूं कि सारे लोग इनफैक्ट पूरा मीडिया लॉबी एक साथ हेमंत सोरेन के साथ खड़ा हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आर्मी की जमीन को अवैध रूप से बेचने के लिए मैं किसी को देशद्रोही कहूं या आरफा खानम के शब्दों में कहूं सैल्यूट हेमंत सोरेन, आप बेंड नहीं हुए फासिस्ट ताकतों के आगे। ये क्या ये अपराध बोध भी इनको नहीं होता है किसी चीज के लिए। इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, पीते हैं और फिर भी लगातार झूठ बोलते हैं। कभी तो जाते होंगे तो इनकी भी तो कोई अंतरात्मा होती होगी ना? जी।
हाँ, वो तो ठीक है अंतरात्मा से, लेकिन वो अंतरात्मा की आवाज़ को छुपा के चलाना ही तो राजनीति है। अरे तो राजनीति है ना गुरुजी, लेकिन पत्रकारिता तो नहीं है ना। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ नेता बदले समझ में आता है, लेकिन पत्रकार एकदम से केजरीवाल और नीतीश कुमार की तरह टर्न मारे अपनी ही बोली पे, अपनी ही कही बातों पे। मैं आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल जेसीबी से खुदाई कर रहा हूँ, सुसु पत्रकार जो है साक्षी जोशी जी से, पुराने लालू प्रसाद यादव को उन्होंने करप्ट कहा था 2018 में, जिसमें राहुल गांधी मिले थे, तो वो फोटोग्राफ आई थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए करप्ट नेता से मिलने जा पहुंचे राहुल गांधी, ये कभी सही नेतृत्व नहीं हो सकता। मैंने उसी ट्वीट को उठा के कहा कि बताओ 2018 में जो आदमी करप्ट था, वो आज से सैल्यूट लालू प्रसाद यादव। अब नेता बदल सकते हैं, पत्रकार की पत्रकारिता, उसकी निष्ठा जब बदलने लगे तो वो पत्रकारिता थोड़ी ना होती है। जी। जी, 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 तो बड़ी विचित्र स्थिति बता रहे हैं आप तो। आप कह रहे हैं कि साहब कि हेमंत सोरेन को जो है वो सहानुभूति मिल जाएगी, तो भई बिहार में हमारे यादव खानदान को क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बिहार जात के नाम पे वोट करता है, सहानुभूति गया तेल लेने। यहाँ यहाँ लव कुश वाले प्रसन्न हैं, उनको राम राज्य मिला, राम लला आ गए, वहां पे ज्ञानवापी में दिए जल रहे हैं, और आप कह रहे हैं सहानुभूति। वो तो कल आपने नीतीश कुमार का, लगता है आपके दर्शकों ने और आपने स्पीच नहीं सुना। कल नीतीश कुमार ने दो बड़ी बातें कही, तो मैं नीतीश कुमार की आत्मा को अपने अंदर पहले प्रवेश कराता हूं, फिर एग्जैक्ट जो उन्होंने बातें कही वही कोट करूंगा। अरे हाफ पैंट में घूमता था, इसको कुछ पता था जी? 5 बजे के बाद, आप लोग तो है थे ना, 5 बजे के बाद यहाँ पटना से कोई बाहर जाता था, अपहरण होता था। आप मुख्यमंत्री हम नहीं थे 2005 के पहले, लेकिन मंत्री तो थे। अपने क्षेत्र में जब हम लोग जाते थे तो सड़क, पानी, बिजली था। ये बात तो आप भी संजय सर कंफर्म करेंगे, आप चुनाव करा चुके हैं। खैर, उसके बाद जो उन्होंने बोला वो इंटरेस्टिंग है कि हेमंत सोरेन पे जो जांच चल रहा है, वो तो ईडी निर्णय करेगा ना कि करप्ट है कि नहीं, न्यायपालिका निर्णय न करेगा जी। हम कैसे कह दे कि ईमानदार है? हम नहीं जानते उन लोग के परिवार को। और ये लोग जो कारनामा किया है उसी का ना सजा मिल रहा है सब, वो सब तो आप देखिए रहे हैं। बाकी हम लोग एनडीए में आ गए हैं, काम करना है हम लोग को। और कल ही प्रधानमंत्री ने भागलपुर को 2000 मेगावाट की बिजली परियोजना गिफ्ट की है। ये अभी सरकार बने हुए मुश्किल से 3 दिन हुए और बिहार को पहला सौगात मिला है। तो देखते रहिए, वास्तव में इस बार कुछ मूड में लग तो रहा है, बातें तो हो रही है, लेकिन बातों का क्या, कब पलट जाएंगे नीतीश चाचा, उसका ध्यान नहीं। लेकिन 2024 तक तो है, ये समझ में आ रहा है। हुँ। और जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पे कल हमला बोला है, उससे एक चीज स्पष्ट है कि उनको दुख बहुत है और क्रोध बहुत है कि हमको पीएम पद का सपना दिखा के ये सब जो हमारे साथ बेईमानी किया है, तो ठीक बात नहीं है ना सर। हम भी आपको बोलें कि संजय सर, मेरे पास एक जुगाड़ है और आप ऑल इंडिया आईएएस एसोसिएशन के चीफ बनेंगे, और कल हम कुछ कर दे तो आप अरे! हमसे ऐसी नाराज। एसोसिएशन का चीफ बन के क्या होगा? जो है बिल्कुल ही रद्दी, किसी काम की नहीं है। नहीं, आपके लिए ना सर, मतलब किसी को, कोई तो होता है ना कि कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, आपकी कुछ और होंगी। तो नीतीश जी की आंखों में, जैसे मैंने आरफा की आंखों में हमेशा गजवाए हिंद वाला ख्वाब देखा है, कसम से हम जब भी उसकी आंख को देखते हैं तो साफ स्पष्ट नजर आता है। उसी प्रकार अभी तो के से नीतीश जी अभी की तो आंखों में जब हम, अभी तो अमेरिका गई है भाषण देने। अमेरिका को गजवाए हिंद कैसे बनाएगी? गजवाए नहीं, अमेरिका हो गज़ जाएगा? अच्छा ठीक। ग गज़वाए हिंद वहाँ से चलेगा, क्या दिक्कत है? अच्छा वो भी ठीक है। तो तो और ज़रूरी नीतीश जी थोड़ी की है आंखों में जब, पाकिस्तान तो ठंडा हो गया, पाकिस्तान में कुछ बचा ही नहीं, तो वहाँ से तो कैसे चलेगा? ग़ज़वाए हिंद तो कहीं और से लाना पड़ेगा ना अब। अच्छा ये भी है, तो देखते हैं फिर गजवाए आलम भी होगा फिर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नीतीश जी की आंख में सर मैंने हमेशा वो पीएम पद का ख्वाब देखा है, हुँ। लेकिन नहीं दिए। तो वापस अब घूम फिर के आए हैं दूसरे ख्वाब को पूरा करने के लिए। उसमें भी ये लोग उँगली लगा के नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं। तो कल नीतीश कुमार ने पलटवार किया और बताया कि देखिए, किसी भी, हम लोग भ्रष्टाचार विरोधी हैं। आप मानिए ना मानिए, मोदी जी एक काम तो कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं करते।
तो प्रधानमंत्री जी को बता दिया कि भ्रष्टाचारी कौन है हमारे बिहार में, उसको माफ नहीं करना है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि ज्वाइंट ऑपरेशन की तरह चल रहा है। इसलिए बिहार में हलचल बहुत आने वाली है, बहुत तेज। और बंगाल में संभवतः 15 दिन के अंदर अभिषेक बनर्जी की वाइफ के अंदर जाने का ठीक-ठाक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, सूत्रों के हिसाब से कहें तो बंगाल में बड़ी हलचल, बस झारखंड से बंगाले शिफ्ट हो रहा है वो आग। वो जो आग लगा है, पता नहीं कैसे किस डायरेक्शन में चल रहा है। बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल जा रहा है, खैर। लेकिन वो बस पहुंचने ही वाला है। जी। बड़ा मुश्किल है। तो वाक़ई तो लोग जो कह रहे हैं कि साहब की जो ईडी जो है ये सरकार चला रही है। ईडी जो है वो राजनीति कर रही है, चुनाव जो है वो ईडी लड़ रही है, तो इसमें कितना दम है? देखिए, मैं मानता हूं कि सर पहली बात में ज्यादा दम है कि भाई भ्रष्टाचार सब मिलजुल के कर रहे थे। कोयला के ही खनन में, अच्छा झारखंड वाले मैटर में ही फंसी हुई है अभिषेक बनर्जी की भी वाइफ। उसी प्रकार से ईडी इनमें भी खनन को लेकर के ही फंसे हुए हैं हेमंत सोरेन। लालू प्रसाद यादव एक बहुआयामी चरित्र के आदमी हैं, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम से लेकर के आईआरसीटी अलग-अलग घोटालों में फंसे हुए हैं, उनकी बात और है। उनका चरित्र थोड़ा सा ज्यादा बलवान था। चारा से लेके कोयला तक सब उनके लिए ठीक है। चारा चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, आईआरसीटीसी स्कैम, लैंड फॉर जॉब स्कैम, स्कैम है, स्कैम है। बिहार पे तो हमको एक अलग अब सीरीज शुरू करना पड़ेगा, गाथाए लालू प्रसाद यादव का, कि यह जैसे होता बिहार था ना। के टॉप स्कैम। हाँ, नहीं नहीं, बिहार के क्राइम मास्टर गोगो, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। तो बिहार के क्राइम मास्टर गोगो की जो अलग अलग कहानियां हैं जो बच्चों को सुनाई जाएंगी, उन कहानियों को हुँ, सुनाना कोई सुनाने वाला तो होना चाहिए। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि एक सीरीज शुरू किया जाए अपने चैनल पे, जिसमें शिल्पी गौतम कांड से लेकर के हर केस को बताया जाए, बुच्ची बाबू के बच्चों को कैसे तेजाब से नहलाया गया, उसके पीछे की कहानी। तो ये सब पे शुरू करना पड़ेगा, क्या करें? क्योंकि कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई मसीहा है लालू प्रसाद यादव। ऐसे कैसे मसीहा बनने दे सर? जी। तो अब शहाबुद्दीन की बीवी को क्या होगा ये तो बताओ? ना ना, वो तो अंदर अंदर खुश होगी कि अब राजद हमें टिकट दे देगी। अब मैं भी उसी के इंतजार में हूं कि पहले राजद से टिकट मिले हिना साहब को, तो मैं शहाबुद्दीन की सारी घटनाएं और सारा काम जो है वो गिनवाऊं लोगों को। हुँ, शहाबुद्दीन को तो हमने देखा है। मतलब 1999 का जो चुनाव था, जी। तो उस वक़्त मैं सीवान गया था, क्योंकि वैसे मेरी ड्यूटी तो महाराजगंज क्षेत्र में थी, तो वहाँ भी बाहुबली थे बड़े आपके। हाँ, जेल में चले गए। बोलिए ना सर। प्रभुनाथ जी प्रभुनाथ जी। हत्या के ही आरोप में गए हैं, दर्शकों को बता दीजिएगा, हत्या के ही आरोप में गए हैं। नहीं तो वो तो एनडीए से लड़ रहे थे ना उस समय तो। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सीवान, चूँकि उसके 2 क्षेत्र जो थे वो सीवान में लगते थे, 3 सब छपरा में लगते थे, या उल्टा था ध्यान नहीं मुझे। हेडक्वार्टर मेरा छपरा था, तो सीवान गए थे तो हम वहाँ देखने-दाखने के भई सीवान में क्या इंतज़ाम है। पूरे शहर में शहाबुद्दीन के अलावा किसी का भी पोस्टर नहीं था। सही बात है। और किसी की पूछने की हिम्मत नहीं थी है उसे, तो ख़ैर हमारा तो क्षेत्र था नहीं सीवान, तो हमें कोई लेना-देना नहीं था। वो जो ऑब्ज़र्वर साहब थे लखीना जी, अनिल लखीना, बड़े प्रसिद्ध हम्म। आईएएस ऑफ़िसर रहे। उनको पूछा, तो कह रहे थे यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। और तो और उम, इलेक्शन कमीशन भी लगता है डरता है, उसको अब कितना बता चुके हैं, कोई कॉग्निज़ेंस ही नहीं लेता। उस पोस्ट सेशन के बाद वाला ज़माना था वो। जी। एमएस गिल साहब थे उस समय इलेक्शन कमिश्नर, जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये स्थिति तो थी उस समय शहाबुद्दीन की, तो उसकी तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना तूती बोलती थी। और जिसको कहते हैं कि साहब कि उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता था, वो स्थिति देखी मैंने अपनी आँखों से। बाकी लाइट, पानी, बिजली व्यवस्था ठीक था ना सर छपरा में 1999 में? और कोई 16 घंटा जनरेटर चलता था। हाँ, देखिए, तो जनरे मेरा ये मानना है कि अलग-अलग उद्योग को ऐसे ही बढ़ावा दिया जाता है। अब लाइट काटेंगे तो जनरेटर उद्योग को बढ़ावा मिला ना सर। मैं वही पॉइंट कह रहा हूँ, बीजेपी रोजगार देना नहीं जानती है।
तो भाई हम बताइए तो 24। ऑब्जर्वर थे, हमारी सेवा पूजा उनका धर्म था, तो हमको तो दे दिया जनरेटर, बाकी जनता का क्या? जनता बा लेकिन बड़ी संतोषी थी वो तो मैंने आपको बताया था ना, कि जी, वहाँ जाकर ही मुझे अनुमान हुआ कि भई निर्वाण जो है, वो इसी क्षेत्र में मिल सकता है और इसीलिए हाँ। महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध जो है, वो उसी क्षेत्र में निर्वाण के लिए आए। इसीलिए अब मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो है, लालू यादव के जेल जाने पे और तेजस्वी यादव के जेल जाने पे भी लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, गए तो गए। हमको क्या है, हमको तो अपना वोट अपने जात के हिसाब से देना है, तो इसीलिए वो जो सिंपैथी वाला कार्ड है ना, वो चलता नहीं है बिहार में। झारखंड में थोड़ा बहुत चल जाएगा। अच्छा, जी। तो दूसरे जो यादव सम्राट हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपका? तेज प्रताप यादव के बारे में बात कर रहे हैं। अरे! बगल में ही तो हैं आपके, उत्तर प्रदेश काहे भूल जाते अच्छा, हैं? देखिए मैंने तो बोला कि देखिए या तो आप तेज प्रताप यादव देखिए, तेजस्वी यादव के सर मैं एक 2 आयाम अभी देखता हूँ। तेजस्वी यादव मेरे दृष्टिकोण में भले 9th पास फेल आप कुछ भी कहिए, लेकिन वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी से कहीं अधिक राजनीतिक रूप से मैच्योर हुआ है। नैरेटिव मेकिंग पे काम कर रहा है। उसकी सोशल मीडिया की टीम इस वक्त भारत में आम आदमी पार्टी के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। बीजेपी तो कहीं है नहीं, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। इसको ट्रोलिंग के तौर पे ना लिया जाए, यथार्थ है। उसके हर एक जिले का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है। उसके ज्यादातर आईटी सेल के लोग वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और पहला मैनिपुलेशन की ये नौकरियां जो मिली है, वो के पाठक के वजह से नहीं, वो तेजस्वी यादव की वजह से मिली है। जबकि शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी के पाठक हैं और बड़े मतलब हार्डकोर ऑनेस्ट बड़े ऑनेस्ट माने जाते हैं बिहार में। पूरा शिक्षा व्यवस्था हिला के रख दिया है इन्होंने अभी कुछ दिन पहले से। हुँ, हुँ। तो पहला वो काम किया। तेजस्वी ने सीखा जो है सर, और जो अखिलेश यादव ने नहीं सीखा, सही समय पे चुप रहना। नीतीश कुमार पिछले 4 महीने से कई मौकों पे बोल चुके हैं कि आप लोग तो जानबे करते थे 2005 के पहले का माहौल है, और बगल में तेजस्वी यादव खड़ा है, तो उसको तो पता है ना कि उनके पिताजी की बात हो रही है। एक बार भी रिएक्ट नहीं किया उसने। हर बार पीसी में गया या पत्रकारों से मिला तो कहता था नहीं, नीतीश जी तो सम्माननीय नेता हैं, हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सब चल रहा है। जब सरकार गिरी तब भी तेजस्वी ने, अगर आप देखिए, बड़ा बैलेंस्ड भाषण दिया। उनको सम्माननीय ही कहा, माननीय ही कहा नीतीश कुमार को। अभी आप पड़ोस में जो है उनके इफेक्ट वाले, तो ऑस्ट्रेलिया से चूंकि पढ़ के आए हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या है। तो उनके बयान भी उसी प्रकार के होते हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से अपने परिवार के लोगों को अपने 5 मजबूत जगहों से लड़ाने का फैसला कर लिया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की भी जनता ने फैसला कर लिया है। अच्छा, कन्नौज से तो जिनको दिया है उनको तो लग रहा है कि अच्छा हम जीत ही जाएंगे। अरे नालायक, पिछली बार नहीं जीत पाए। गजब है बात करते हो तुम लोग यार। तुम कहाँ कन्नौज में अपने अपने परिवार वालों को दे रहे हो टिकट। लेकिन खैर, अखिलेश यादव को ऐसा लगता है तो ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव ने 11 सीटें जो कांग्रेस को दी हैं, इस पे जो घमासान मचा हुआ है, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब कांग्रेस अभी भी सोच रही है उत्तर प्रदेश में कि हम 23-24 सीट लायक पार्टी हैं। इस आत्ममुग्धता पे मैं एक गजल, कविता कुछ भी लिख सकता हूं समय मिलने पे, मतलब हद हो गई है। सत्य तो ये कि कांग्रेस तो डिजर्व ही नहीं करती है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना। वो तो खुद सोनिया गांधी को राज्यसभा से भेजने का सोच रही है कि कहां से चुनाव लड़ाया जाए। फिर भी अगर 11 कहीं से मिल रहे हैं तो लड़ लो। हाँ, लखनऊ सीट पे इनका दावा बनता था और अखिलेश यादव ने कैंडिडेट उतार के ये वाली चीटिंग की है, क्योंकि लखनऊ सीट पे परंपरागत रूप से कांग्रेस सेकेंड नंबर की पार्टी है। ये बात एकदम ठीक बात है। तो वो भी वही गेम खेल रहा है अखिलेश यादव जो ममता ने खेला। भाई देखिए, अंदर की बात यही है सर, सबको अपना मुस्लिम वोट बैंक प्यारा है। अंततोगत्वा देखिए 2024 पे अखिलेश यादव कितना फोकस करेगा। 14, 17, 19 और 22, ये 4 बड़े चुनाव हार चुका है। उसके पास फाइनेंसर नहीं है। उसके पास पैसे की बहुत ठीक-ठाक कमी हो गई है। अगर मजबूती के साथ 2024 लड़ गया, तो 27 कैसे लड़ेगा सर? ये भी तो देखना है ना अखिलेश यादव को।
उसकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं। वो एक फ़िल्म था जिसके डायलॉग याद आ गया कि मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड किस्म का डायरेक्टर हूँ, हीरो टाइम नहीं देता है, प्रोड्यूसर पैसे नहीं देता है और हीरोइन कहती है कि मैं पूरे कपड़े पहनूँगी, फ़िल्म बनेगी तो कैसे बनेगी? तो वही स्थिति है अखिलेश यादव की। जी। तो चलिए आज के कार्यक्रम को हुँ। यहीं पर हम विराम देते हैं और दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अभिषेक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम।